हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने अभी तक की सारी वीडियोस देख ली होंगी और जो होमवर्क आपको दिया गया था वो भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। मेरे पास काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को लेकर आंसर क्वेरीज आ रही हैं, तो उनके आंसर मैं आज से देना शुरू कर दूंगा। जिन जिनके क्वेश्चन अभी तक पेंडिंग है उनके क्वेश्चन आज आंसर हो जाएंगे। और जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, चैप्टर 1, 2, 3 इनके क्वेश्चन बैंक आपको अलग से शेयर किए जाएंगे उनके सॉल्यूशंस के साथ। तो अभी भी मैं उस पर काम कर रहा हूं, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा इन 1 और 2 डेज मैक्सिमम, वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। और गोइंग फॉरवर्ड जितने भी चैप्टर्स आपके साथ शेयर होंगे उनके क्वेश्चन और आंसर उसी चैप्टर में इंक्लूड रहेंगे। तो उसके लिए आपको अलग से कोई मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात चैप्टर 1, 2, 3, तो उसके लिए आपको मटेरियल बहुत ही जल्द आपको आपके पास शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आप अपने सॉल्यूशंस मैच कर सकते हैं। एक यहाँ पर और अपडेट, कमिंग संडे को हमारा एक लाइव सेशन है जिसमें मैं आपके साथ 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछूंगा। एंड दैट एमसीक्यू क्वेश्चंस आंसर विल बी अ प्राइज अवॉर्डेड। तो जो भी उसमें फर्स्ट रैंक जिसकी भी आएगी, मतलब जो भी सबसे ज्यादा सही आंसर देगा और 50% से ज्यादा स्कोर कर पाएगा, वहां पर उसके लिए एक प्राइज भी रखा गया है। तो आने वाले संडे के लाइव सेशन में आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें और उसको ज्वाइन करें। तो वहां पर लाइव क्वेश्चन एंड आंसर भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जो आपकी क्वेरीज हैं वो भी डिस्कस की जाएंगी और एमसीक्यू का क्वेश्चन टेस्ट भी लिया जाएगा। तो आज की इस क्लास में जो कि मेरी है इनकम अंडर हेड सैलरी, मैं उसमें आज स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट सी, जो कि हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स को कवर करेगा। और एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि एक मैं एक्सक्लूसिव क्लास लूंगा इनकम अंडर हेड सैलरी के क्वेश्चन एंड आंसर की। तो जब ये मेरा पार्ट सी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि होपफुली आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके बाद जो अगली क्लास आएगी वो डेडिकेटेडली इनकम अंडर हेड सैलरी के क्वेश्चन एंड आंसर्स की ही क्लास होगी। उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इट विल बी अ टिपिकली क्लास फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर अपने क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें मैं आपके साथ बात करने वाला हूं पार्ट सी, जिसमें मेनली मैं कवर करूंगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स विच आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम अंडर हेड सैलरी। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी आइटम्स हैं विच वी हैव टू कवर अंडर द इनकम अंडर हेड सैलरी अंडर द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे सामने पार्ट 3। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी इनकम टैक्स की जो बुक है इनकम अंडरहेड सैलरी के चैप्टर में 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड की है, जिसमें सबसे पहला पार्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, विच इज मेनली डील विद द सैलरी एंड द अलाउंसेस। दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताए थे परक्यूजिट। तो यहां पर आप लिखिएगा इट इज अ पार्ट 3 या पार्ट सी, जैसा भी आप नाम देना चाहें। एंड दिस टॉक्स अबाउट द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, जब भी हम सैलरी का चैप्टर पढ़ते हैं तो उस सैलरी के चैप्टर में मेरे पास 3 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जिसमें मैं बात कर रहा था सैलरी प्लस अलाउंसेस की, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दूसरे पार्ट में मेरे पास आते हैं परक्यूजिट्स, ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और तीसरे पार्ट में है मेरे पास रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो जब मैं इन तीनों चीजों को जोड़ देता हूं, तब जो मेरे पास रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड इनकम अंडर हेड सैलरी। तो सैलरी में केवल सैलरी नहीं है, सैलरी में अलाउंसेस भी हैं, सैलरी में परक्यूजिट्स भी हैं, और सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब वो बेनिफिट्स जो आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट नहीं दिए जाते, रादर जब आप एम्प्लॉयमेंट से रिटायर होते हैं तब आपको दिए जाते हैं। एंड व्हेन आई से रिटायरमेंट, रिटायरमेंट डज नॉट मीन कि जब आप 60 ईयर के हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन बन जाते हैं और आपको ऑफिशियली रिटायरमेंट मिलती है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है। तो कहीं पर भी आप ये ना समझें कि रिटायरमेंट का मतलब है जब आप 60 साल के हो जाएंगे और फिर आप रिटायर होंगे, या जब आप आखिरी बार अपनी कंपनी छोड़ के आएंगे तब आप रिटायर होंगे। रिटायरमेंट का मतलब होता है जब किसी भी कंपनी को आप लीव कर देते हैं,
आपने एक कंपनी ज्वाइन करी, 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, 5 साल काम किया या पूरी उम्र उसमें आपने काम किया, जो भी आपकी एज थी काम करने की वहां पर आपने काम किया और आप उस कंपनी को छोड़कर आ रहे हैं, तो उस समय पर जो आपको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो बेनिफिट्स है रिटायरमेंट बेनिफिट। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपने किसी कंपनी में 1 साल काम किया है, 2 साल काम किया है और अब आप कंपनी छोड़ के आ रहे हैं, वो भी आपके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट है। और आपने पूरी जिंदगी उस कंपनी में काम किया और फिर आप कंपनी छोड़ के आ रहे हैं और जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वो भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। तो रिटायरमेंट का मतलब आप कहीं पर भी ये ना समझें कि रिटायरमेंट मतलब जब आप फाइनली कंपनी को छोड़कर आते हैं, बिल्कुल आखिरी वाली कंपनी, ऐसा नहीं है। चलिए, अब बात आती है आखिर कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको ये दिखाऊंगा व्हाट इज द लिस्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, की कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें उनका वैल्यूएशन कैसे करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अंडर द इनकम अंडर हेड सैलरी वी नीड टू नो कि कितनी वैल्यू टैक्सेबल होनी है, कितनी वैल्यू आपकी इनकम में जोड़ी जानी है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम लिस्ट देखेंगे। लिस्ट के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे आप इनका वैल्यूएशन करेंगे, जो आपको अपनी इनकम अंडर हेड सैलरी में इंक्लूड करना है। आइएगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड देयर वैल्यूएशन। तो रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम पर जो आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उसमें से जो लिस्ट दी गई है वो है कंट्रीब्यूशन मेड टू द प्रोविडेंट फंड, मतलब आपके प्रोविडेंट फंड में जो पैसा दिया जाता है कि जब आप रिटायर होंगे तो आप इस पैसे को विड्रॉ कर पाएंगे और इस पर इंटरेस्ट भी कमा पाएंगे ड्यूरिंग इट्स लाइफ। तो ये आपका एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। मैं आपको इसकी डिटेल में डिस्कशन करवाऊंगा कि कैसे इसको टैक्सेबल किया जाता है, कब ये टैक्सेबल होता है, कितना टैक्सेबल होता है और ये होता क्या है, ये सारी बातें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरे नंबर पर जो आपके सामने रिटायरमेंट बेनिफिट आएगा वो है ग्रेचुटी। तो अगर आपको किसी कंपनी से ग्रेचुटी मिलती है तो वो ग्रेचुटी भी आपकी यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट की लिस्ट में मानी जाती है और उसकी टैक्सेबिलिटी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होती है। थर्ड नंबर पर आपके सामने बेनिफिट है पेंशन। पेंशन आप सभी जानते हैं कि जब आप रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको एक मंथली अमाउंट मिलता है, सम टाइम आप उसे कम्यूट करवा लेते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा इसी चैप्टर में। तो उसकी भी यहाँ पर बात आपसे की जाएगी। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता है जब आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है कि आप ये कंपनी छोड़ दीजिए और मैं आपको एक पेमेंट कर दूंगा इसके बदले में। मतलब वो आपकी रिटायरमेंट से पहले ही आपको कहता है कि आप रिटायर हो जाइए और आप इसके बदले एक पैसा ले लीजिए हमसे, तो वो होता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। इसके बाद आपके सामने आएगा वॉलंटरी रिटायरमेंट, फिफ्थ नंबर पर बेनिफिट है। वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब जब आप कंपनी को बोलते हैं कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूं, अब मेरा मन नहीं है काम करने का, आप मुझे रिटायर कर दीजिए। और अगर ऐसा करने की वजह से आपको कभी कोई अमाउंट मिलता है तो वो आपका टैक्सेबल होगा या नहीं, ये ट्रीटमेंट हमें समझना है अंडर दी वॉलंटरी रिटायरमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लीव सैलरी एंड द लीव एनकैशमेंट। लीव सैलरी का मतलब है जब आप कंपनी में काम करते हैं और आपको कुछ छुट्टियां दी जाती हैं, लीव्स दी जाती हैं, जिन लीव्स को आप यूज नहीं करते हैं और उन दिनों पर भी आप कंपनी में जाके काम करते हैं, तो कंपनी आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और समटाइम ऐसा भी होता है कि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, आपको उसका पैसा पे करती है। मतलब वो कहती है कि इन छुट्टियों को आपने यूज नहीं किया तो ये छुट्टियां आपकी हम एन कैश कर देंगे, आपको उन छुट्टियों के बदले आपकी सैलरी पे कर देंगे। तो अगर वो आपको सैलरी मिलती है तो वो भी आपके लिए टैक्सेबल होगी। कैसे होगी इसको हम डिटेल में समझेंगे लीव एनकैशमेंट में। तो आपके सामने टोटल ये 6 बेनिफिट्स हैं। मुझे इन 6 बेनिफिट्स की वैल्यू निकालनी है अंडर ईच रिस्पेक्टिव बेनिफिट। तो मैं एक एक करके आपके साथ आज बेनिफिट शेयर करूंगा, कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलेंगे और उनकी कैसे वैल्यूएशन की जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन और क्वेरी नहीं होगी। तो अगर आपको यहाँ तक का पार्ट क्लियर है, देन वी आर स्टार्टिंग द वैल्यूएशन पार्ट, की रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जो आपको बेनिफिट्स दिए गए हैं उसका वैल्यूएशन कैसे कैसे होना है।
स्टूडेंट, सबसे पहले आपके सामने जो बेनिफिट है वो है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी के अंदर आपको कैसे टैक्सेबिलिटी कंप्यूट करनी है, क्या इसका मेथड है, वो यहाँ पर समझाया गया है। तो चलिए एक बार ग्रेचुटी को स्टार्ट करते हैं कि ग्रेचुटी अगर आपको मिलती है, ग्रेचुटी आई थिंक आप सभी जानते होंगे, ग्रेचुटी एक ऐसा कंपोनेंट है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आप उस कंपनी में काम करते हैं, तो उसके बाद आपको एक अमाउंट दिया जाता है विच इज कॉल्ड एज पर द ग्रेचुटी एक्ट। तो ये 5 साल का एक टाइम होता है, उसके बाद आपको ये पैसा मिलता है, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए क्या है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी इज अ वॉलेंट्री पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज रेंडर बाय द एम्प्लॉय। तो जब आपका एम्प्लॉयर एप्रिसिएशन बतौर आपको कुछ अमाउंट पे करता है जो कि आपने सर्विसेज उसको दी होंगी, तो सैलरी के अलावा जब आपको कोई कंपोनेंट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड gratuity. Nowadays, gratuity has become a normal payment applicable to all employees. Almost all employer enter into an agreement with the employee to pay gratuity. आपने नोटिस किया होगा, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जब भी आप कोई जॉब लेने जाते हैं और अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिलती है, तो वहां पर जो आपका सीटीसी स्ट्रक्चर होता है, सैलरी पार्ट होता है, उस सैलरी पार्ट में आपने देखा होगा ग्रेचुटी इज ऑलवेज देयर। तो मैक्सिमम एम्प्लॉइज, आई वुड से जो अच्छे एम्प्लॉयर हैं, उन सभी कंपनीज ने ग्रेचुटी एप्लीकेबल कर दी है और वो आपको ग्रेचुटी देते हैं एज ए पार्ट ऑफ योर सैलरी। अब हमें यहां पर समझना है व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ द ग्रेचुटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो जब आप रिटायर होते हैं, कंपनी छोड़कर जाते हैं, तो आपको जो ग्रेचुटी मिलती है उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकालनी होगी। तो यहां पर इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बी अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपको ग्रेचुटी मिलती है, तो ये आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होती है। ग्रेचुटी रिसीव बाय द एम्प्लॉय ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एम्प्लॉय ऑफ अ लोकल अथॉरिटीज इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज के लोकल अथॉरिटीज के एम्प्लॉई हैं और आपको ग्रेचुटी मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो आपसे कोई इनकम टैक्स नहीं मांगा जाएगा। वो ग्रेचुटी आपके हाथ में कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। 1 रुपया मिले, 1 लाख रुपए मिले, 10 लाख रुपए मिले, आपकी ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज के एम्प्लॉई हैं। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मींस आप प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं और वहां से आपको ग्रेचुटी मिलती है, तो उस केस में यहां पर फिर से दो बातें हैं कि क्या आपका एम्प्लॉयर ग्रेचुटी एक्ट में कवर है या ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है। तो अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर है, तो उस केस में मैं केस यहां पर बना देता हूं 1, और अगर वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, तो उस केस में बन जाएगा केस 2। अब बात करते हैं कि अगर आपका एम्प्लॉयर ग्रेचुटी एक्ट में कवर है, तो उस केस में आप यहां पर क्या देखेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। तो इनमें से जो भी कम होगा वो आपके लिए यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या है इसमें, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव, जो भी आपको ग्रेचुटी का पैसा मिला वो, और 20 लाख रुपीस एक मॉनेटरी लिमिट दे दी है यहां पर 20 लाख रुपए की, और 15 days salary for each completed year of service or part thereof in excess of 6 months। तो 15 दिन की सैलरी हर उस कंप्लीटेड ईयर के लिए जो आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, और यहां पर 6 महीने से ऊपर वाले को इंक्लूड कर लेंगे। और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ का मतलब है कि मान लीजिए आपने 14 साल 7 महीने काम किया, तो हम इसे 15 साल बना देंगे। आपने 14 साल 5 महीने काम किया, तो हम इसे 14 साल बना देंगे। तो अगर 6 महीने से ऊपर है तो हम उसे राउंड ऑफ कर देंगे अगले ईयर पर, और 6 महीने से कम है तो हम उसे राउंड ऑफ कर देंगे पिछले वाले साल पर। तो उस पूरे साल की जो जो आपने कंपनी के लिए काम किया, इनटू कर देंगे 15 दिन की सैलरी, 15 दिन की एवरेज सैलरी। जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को कंपेयर करेंगे 20 लाख से, और उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव से। इन तीनों में जो भी कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और टैक्सेबल कितना होगा, जो आपको मिला माइनस
जो आपका एग्जेम्प्ट है। तो जो रिजल्ट बचेगा वो आपका टैक्सेबल बन जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? इसमें आपको कुछ नोट याद रखने हैं, मतलब ध्यान से समझना है। 15 दिन की एवरेज सैलरी कैसे निकालनी है, क्या इसका मतलब है, वो यहां पर समझाया गया है। तो while calculating 15 days salary, the total number of days in a month shall be taken to be 26 days। यहां पर ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। तो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे 15 दिन की सैलरी, आप महीने में 26 दिन लेंगे। मतलब जब आप 15 दिन की सैलरी निकालेंगे तो 15 बटे में 26 करेंगे, ना कि 15 बटे में 30 करेंगे। इन केस ऑफ अ सीजनल इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन अगर आप ऐसे सीजनल इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही काम करते हैं, तो उस केस में ओनली 7 डेज सैलरी शैल बी कैलकुलेटेड इंस्टेड ऑफ 15 डेज। क्लियर है हम यहां तक? इसके बाद नोट नंबर 2 देखिएगा। सैलरी मींस द लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए में पूरा वाला डीए लेना है, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट ही नहीं, पूरा डीए आपको यहां पर लेना है। तो आपको मैंने कई बार बताई है ये बात। इनकम अंडर हेड सैलरी में सैलरी का मतलब कई जगहों पर लिया जाएगा और हर जगह का कुछ अलग अलग मतलब लिया जाएगा। तो जब भी आप ग्रेचुटी पढ़ेंगे, ग्रेचुटी के लिए जो सैलरी का मतलब होगा वो केवल और केवल बेसिक सैलरी होगा और उसके साथ में डीए होगा। डीए कौन सा वाला? पूरा डीए, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट ही नहीं, बल्कि पूरा डीए यहां पर लिया जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट आई होप आपको नहीं होगा। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको एज ए प्रैक्टिस, ताकि आप इसको समझ पाए, और साथ ही साथ मैं आपको इसका एक चार्ट भी बना के दूंगा जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा आसान कर देगा। चलिए इसके बाद नोट नंबर सी देखिएगा। इन केस ऑफ अ पीस रेटेड एम्प्लॉय, salary shall be computed on a basis of average of the total wages received by such employee for a period of 3 months immediately preceding the termination of their employment। तो अगर पीस रेटेड एम्प्लॉय है, जहां पर आपको टुकड़ों में सैलरी मिलती है, एक पर्टिकुलर काम की मिलती है, मान लीजिए आर्ली बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है, डेली बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है, तो वहां पर आपको जो सैलरी लेनी है एवरेज सैलरी, वो पिछले 3 महीनों की लेनी है फ्रॉम द डेट, फ्रॉम द मंथ, सॉरी फ्रॉम द डेट व्हेन यू एक्चुअली रिटायर। तो जो आपकी रिटायरमेंट से ठीक पहले की 3 महीने की सैलरी होगी, वो एवरेज सैलरी आपको यहां पर कंसीडर करनी है अगर आपको सैलरी पीस रेटेड में मिलती है। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पर ग्रेचुटी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। तो अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहां पर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में आपकी जो एग्जेम्पशन होगी वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होने वाली है। सबसे पहले जो आपको एक्चुअल ग्रेचुटी मिली, दूसरे नंबर पर 20 लाख, और तीसरे नंबर पर हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। आप अगर पहले और दूसरे में कंपेयर करेंगे तो देखिए पहला सेम है, दूसरा भी सेम है, यहां पर पहला और दूसरा सेम है, डिफरेंस है तीसरे में। तो अगर आपके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है, आपके ऑर्गेनाइजेशन पर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है, तो वहां पर आपको 15 दिन की सैलरी लेनी है, लेकिन उसमें डिवाइड करना है 26 दिन को। 15 दिन की सैलरी निकालने के लिए 26 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर आपके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो यहां पर आपको हाफ मंथ की सैलरी लेनी है, मतलब 1/2 करना है। यहां पर 26 दिन नहीं होगा। दूसरा डिफरेंस, यहां पर आपको हर कंप्लीटेड ईयर लेना है, और उसके बाद आपको जो 6 महीने वाला पीरियड है उसको एक्सेस अगर हो जाता है, 7 महीने हो जाता है, तो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे। जबकि यहां पर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है। तो यहां पर आपको हर कंप्लीटेड ईयर लेना है। तो आपने 14 साल काम किया है, उसके बाद 3 महीने और दिया है, तब भी ये 14 साल ही होगा। आपने 14 साल 8 महीने काम किया है, तब भी ये 14 साल ही होगा। इसके बाद देखिएगा, एवरेज सैलरी का जो मतलब यहां पर लिया गया है इन दिस केस वुड मीन द एवरेज ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी फॉर 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो ऊपर वाले केस में जब आप देखेंगे, आपने यहाँ पर 15 दिन की सैलरी ली थी, और वो कौन सी सैलरी थी? लास्ट ड्रॉन सैलरी।
मतलब जब आप रिटायर हुए थे उससे ठीक पहले आप कितनी सैलरी यहाँ पर विड्रॉ कर रहे थे। जबकि नीचे वाले केस में जहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, तो वहां पर आपको पिछले 10 महीनों की सैलरी लेनी होती है। तो ये यहाँ पर एक डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर सेम रखी गई हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन जनरली बन जाता है। देखिए, नो exemption from gratuity is allowed if the relationship of employer and employee does not exist। मतलब अगर आपको ग्रेचुटी मिली लेकिन आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो यहां पर आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी उस ग्रेचुटी के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जहां पर आपको ग्रेचुटी तो मिलती है लेकिन आपके और पेयर के बीच में जो आपको पैसे दे रहा है, ग्रेचुटी दे रहा है, वहां पर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता। एग्जाम्पल है, ग्रेचुटी पेड बाय LIC टू इट्स एजेंट इज फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स। आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती है इनकम अंडर हेड सैलरी के रेस्पेक्ट में। तो मैं आपको बता दूं, अगर LIC अपने एजेंट को कोई ग्रेचुटी देती है तो वो ग्रेचुटी इनकम अंडर हेड सैलरी में एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं होती है। सेकेंड नंबर देखिएगा, इफ ग्रेचुटी इज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ हिज जॉब, सच ग्रेचुटी शैल बी फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉइज। तो मान लीजिए आपको ड्यूरिंग द जॉब आप ग्रेचुटी ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल कंपनी में काम कर लिया, अब आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि आपका ग्रेचुटी ड्यू हो गया, आप अगर कभी लेना चाहें तो आप इसे ले लीजिए, और आप ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ही ग्रेचुटी विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस केस में कोई एग्जेम्पशन नहीं है। इट विल बी अ फुल्ली टैक्सेबल, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तीसरे नंबर पर, वेयर एन एम्प्लॉय हैज पास्ड अवे, मान लीजिए एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसका जो ग्रेचुटी है उसके परिवार वालों को मिलता है या उसके नॉमिनी को मिलता है या लीगल हायर को मिलता है, एंड दैट ग्रेचुटी इज रिसीव्ड बाय द मेंबर ऑफ सच डिसीज्ड एम्प्लॉय, exemption shall be allowed in a normal manner and the balance amount shall be taxable in the hands of family member, income under head other sources। तो अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई, एम्प्लॉय की डेथ के बाद वो ग्रेचुटी उसके फैमिली मेंबर को दी गई, तो एग्जेम्पशन बिल्कुल जैसे एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होती, जो अभी हमने ऊपर समझा, वैसे टैक्सेबल करेंगे, वैसे एग्जेम्पशन देंगे, और जो बैलेंस टैक्सेबल पोर्शन होगा वो उस पर्सन के हाथ में टैक्सेबल किया जाएगा जिस पर्सन को वो ग्रेचुटी मिली है। और कौन से हेड में टैक्सेबल करेंगे? इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस। सैलरी में नहीं कर सकते क्योंकि सैलरी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझना होगा, इसको मैं पहले आपको वर्किंग नोट से समझाऊंगा, देन इसको मैं आपको रीड करवाऊंगा। तो देखिए, आपने दोनों ही केसेस में, चाहे आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर थे या नहीं थे, मान लीजिए पहला है कवर थे और दूसरे केस में मैंने बात करी ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं थे, तो यहां पर मैं लिख देता हूं नॉट कवर्ड। आपको दोनों ही केसेस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग बताया है। पहला, अमाउंट रिसीव्ड, यहां पर भी अमाउंट रिसीव्ड है। फिर दूसरे में आपको 20 लाख रुपए की लिमिट बताई गई है, यहां पर भी 20 लाख रुपए की लिमिट है। और तीसरे में आपको एवरेज सैलरी बताई गई है। दोनों ही केसेस में एवरेज सैलरी का मतलब अलग अलग है। तो यहां पर मेरा जो पॉइंट है आपको बताने का, वो इस 20 लाख रुपए के रेस्पेक्ट में है। लॉ सेज, इनकम टैक्स एक्ट सेज कि अगर कोई पर्सन एक कंपनी में काम करके आता है और वहां पर अपनी ग्रेचुटी विड्रॉ कर लेता है, मतलब मान लीजिए उसने कंपनी छोड़ी और वहां से ग्रेचुटी निकाल ली, फिर वो दूसरी कंपनी में चला गया, वहां पर भी उसकी ग्रेचुटी बनी और उसने उसको भी ले लिया, इसी तरह वो तीसरी कंपनी में चला गया, तो ये जो ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन होगी ये हम आपको हर कंपनी के लिए देंगे। एक कंपनी से आपको ग्रेचुटी मिली, आपको एग्जेम्पशन दी जाएगी, आपको दूसरी कंपनी से ग्रेचुटी मिली, आपको उसकी भी एग्जेम्पशन दी जाएगी।
आपको तीसरी कंपनी से ग्रेचुटी मिली, आपको उसकी भी एग्जम्पशन दी जाएगी। लेकिन ये जो 20 लाख रुपए की लिमिट है, ये एक पर्सन के लिए एक बार लिमिट है। एक बार का मतलब आप पूरी जिंदगी में, आप अपनी पूरी लाइफ में ग्रेचुटी की एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो आपको 20 लाख रुपए मैक्सिमम की एग्जम्पशन दी जाएगी। 20 लाख रुपए मैक्सिमम एग्जम्पशन दी जाएगी। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला, इस चीज को बहुत ही स्मार्टली इन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन एक बार एग्जम्पशन ले लेता है ग्रेचुटी की, तो जब अगली बार एग्जम्पशन लेने जाएगा तो वहां पर ये जो 20 लाख रुपए की लिमिट है, इस लिमिट में से पुरानी वाली एग्जम्पशन माइनस कर दी जाएगी। तो मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए में से पहले 2 लाख रुपए की एग्जम्पशन ले ली है किसी भी एम्प्लॉयर के रेस्पेक्ट में, किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो आपको हम 18 लाख रुपए तक की ही मैक्सिमम एग्जम्पशन देंगे जब आप दूसरी वाली कंपनी के रेस्पेक्ट में एग्जम्पशन कैलकुलेट करोगे। अब 18 लाख रुपए यहां पर रिप्लेस कर दिए जाएंगे उस वाले केस में। अब मान लीजिए फिर से आपको 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिल जाती है, कैलकुलेशन करी आपने, 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन आपको मिल गई। तो क्या होगा, जब आप तीसरी कंपनी के लिए एग्जम्पशन कैलकुलेट करेंगे, जब आप तीसरी कंपनी छोड़कर आएंगे और फिर एग्जम्पशन लेंगे ग्रेचुटी की, तो आपके अमाउंट में यहां पर 20 लाख नहीं लिखे जाएंगे, 18 लाख नहीं लिखे जाएंगे, रादर उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा 15 लाख रुपए से। तो यहां पर फिर रखा जाएगा 15 लाख, ताकि आपकी एग्जम्पशन अकॉर्डिंगली कम होती जाए। तो ऐसा करके आप सोचिए, थोड़ा मैथमेटिकली दिमाग लगाइए। जब मैं इस लिमिट को कम कर दूंगा तो मैथमेटिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि मैं जो आपको 20 लाख रुपए की आपकी पूरी जीवन भर की एग्जम्पशन दे रहा था मैक्सिमम, उसको मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया 20 लाख रुपए पे। तो पहली एग्जम्पशन माइनस कर देंगे, अगर आपको पहले कभी मिल गई तो नई लिमिट आपकी 18 लाख रख दी जाएगी। आपको फिर 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिल गई तो नई लिमिट आपकी 15 लाख रुपए रख दी जाएगी। इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। अब पढ़िएगा यहां पर नोट, रिडक्शन ऑफ एग्जम्पशन क्या लिखा है मैंने। दिस प्रोविजन अप्लाइज टू एन एम्प्लॉय हु हैज रिटायर्ड अर्लियर, पहले रिटायर हो गया, एंड ग्रेचुटी वॉज पेड टू हिम अपॉन हिज रिटायरमेंट एंड some exemption was allowed to such employee under section 10(10). If such employee retire again after resuming the work, और मान लीजिए वो एम्प्लॉय फिर से कहीं ज्वाइन कर लेता है और फिर रिटायर हो जाता है, then exemption can be claimed under section 10(10). exemption तो उसे मिल जाएगी दूसरे वाले एम्प्लॉयर के रेस्पेक्ट में भी, but in respect of a gratuity received again, but the limit of 20 lakh shall be reduced by the amount of exemption allowed earlier under section 10(10). तो जो पहले उसे एग्जम्पशन मिली होगी उसको हम कम कर देंगे 20 लाख रुपए की लिमिट से। आई होप आप समझ गए होंगे कि 20 लाख रुपए की लिमिट से कम करके अल्टीमेटली वो ये टारगेट करना चाहते हैं कि किसी भी पर्सन को उसके जीवन भर में 20 लाख रुपए से ज्यादा की एग्जम्पशन ना मिल जाए। वरना तो लोग क्या करेंगे, एक एम्प्लॉयर के यहाँ काम करेंगे 5 साल, वहां से ग्रेचुटी निकालेंगे, 20 लाख की एग्जम्पशन ले जाएंगे, फिर दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ चले जाएंगे, वहां से ग्रेचुटी निकालेंगे, 20 लाख की एग्जम्पशन वहां से ले जाएंगे। तो अगर ऐसा हो गया तो उन्हें एग्जम्पशन कितनी मिल जाएगी, 40 लाख रुपए, जो कि लॉ का पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो यहां पर इन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ जाता है, तीसरे के यहाँ जाता है और एक ग्रेचुटी लेता है, तो जो आपकी 20 लाख रुपए की मॉनेटरी लिमिट है दैट विल बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंगली। क्लियर है यहां तक? इसका मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, क्वेश्चन में और आपको क्लियर हो जाएगा अगर किसी को अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है। चलिए अब मेरे सामने एक क्वेश्चन है, नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द एग्जम्पशन फॉर अ ग्रेचुटी एज पर द अबव लॉ। क्वेश्चन को देखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चार्ट बना के दे देता हूं विच विल ईज योर अंडरस्टैंडिंग। इस चार्ट को आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपने अपने नोट्स पे। तो ग्रेचुटी के केस में
आप इसको ऐसे बना सकते हैं, अगर ग्रेचुटी आपको मिली है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, देन इट विल बी अ फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मींस आप अदर एम्प्लॉई हैं, तो यहां पर फिर दो बातें हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाइज। क्या आपके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई होता है या नॉट अप्लाई? आपके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो अगर आपके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई होता है तो यहां पर क्या देखना है आपको? ग्रेचुटी रिसीव्ड ₹20 लाख और 15 डेज सैलरी। इसका मैं पूरा यहां पर नहीं लिखूंगा, इसको आप रेफर कर लीजिएगा नोट्स से, रेफर नोट्स। लेकिन अगर आपके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई नहीं होता है तो ये बात सेम है, ये बात भी यहां पर सेम है, और इसके लिए आप रेफर कर लीजिएगा नोट्स। नोट्स में जो यहां पर 15 डेज की सैलरी बताई गई है उसका क्या मतलब होगा। आई होप आपको एक चार्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिएगा वापस आते हैं क्वेश्चन पर अपने। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, P रिटायर्स ऑन 4th of January 2021। P 4 जनवरी 2021 को रिटायर हुआ आफ्टर सर्विंग एबीसी लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 16 ईयर एंड 11 मंथ। 16 साल 11 महीने काम करने के बाद वो इस कंपनी से रिटायर हो रहा है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट his basic salary was 44,000 per month, and he was also entitled to dearness allowance of rupees 8,000 per month, और उसे 8,000 रुपए डीए भी मिलता था। On his retirement he received rupees 6 lakh as a gratuity, उसको 6 लाख रुपए ग्रेचुटी के मिले हैं। Compute the amount of gratuity exempted from tax and the amount to be included in the gross salary assuming he is covered under the payment of gratuity act। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर फैक्ट्स लिख लेते हैं। फैक्ट्स क्या है हमारे पास? ग्रेचुटी जो उसे मिली है वो क्वेश्चन में हमें दी गई है, ग्रेचुटी रिसीव 6 लाख, तो ग्रेचुटी उसे मिली है 6 लाख। ये मैं जस्ट आपके फैक्ट्स लिख रहा हूं ताकि मेरे को क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। रिटायर हुआ है वो 4/1/2021 को, तो यहां पर रिटायरमेंट की डेट लिख लेते हैं, रिटायरमेंट डेट ऑन 4th जनवरी 2021। कितने साल काम करके रिटायर हुआ है? 16 साल 11 महीने। एज इन कंपनी, कंपनी में उसने कितने दिन काम किया? 16 साल 11 महीने, मतलब ये मेरे लिए बन जाएंगे 17 साल। चलिए इसके बाद उसकी जो बेसिक सैलरी थी 44,000 थी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेसिक सैलरी 44,000 प्लस उसे डीए भी मिलता था 8,000 रुपए का पर मंथ है, ये दोनों नंबर्स पर मंथ है। इसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन में, बस इतनी सी बात है। ग्रेचुटी एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, आप ये ज्यूम कर लीजिएगा, क्वेश्चन ने बताया है। अब आपको बताना है ग्रेचुटी कितनी एग्जेम्प्ट होगी। तो अब यहां पर ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन आपको कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास क्या है तरीका, देखिए यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ ग्रेचुटी। कितनी ग्रेचुटी आपकी एग्जेम्प्ट होगी। तो एग्जेम्पशन के लिए क्या है हमारे पास फॉर्मूला? लीस्ट ऑफ द
बिलो, इनमें से जो भी कम होगा। पहला एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड, तो यहां पर मैं अमाउंट रख देता हूं उसको, जो ग्रेचुइटी मिली है वो 6 लाख रुपए मिली है। दूसरे नंबर पर आपको क्या रखना है, ₹20 लाख, ये मॉनेटरी लिमिट आपको लॉ में बताई गई है, तो यहां पर आप रखेंगे 30 लाख रुपए। तीसरे नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है नोट्स में, अगर आपके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल होता है तो आपको 15 दिन की सैलरी यहां पर लेनी है। 15 दिन की सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और सैलरी का मतलब क्या होगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए दोनों मिलाकर 15 दिन की सैलरी आपको निकालनी है। और 15 दिन की सैलरी निकालने के लिए आपको डिवाइड किससे करना है, 26 से। तो आप यहां पर लिखिए 15 दिन की सैलरी, 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्यूट करवाइएगा जरा। यहां पर क्या करेंगे हम, सैलरी का मतलब क्या लेंगे, मैं यहां लिख देता हूं सैलरी का मतलब, इसे आप वर्किंग नोट में डालिएगा, एग्जामिनर को दिखाना है आपको वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेचुइटी। तो आप यहां पर क्या लेंगे, बेसिक सैलरी 44,000, इसके साथ में आप जोड़ेंगे डीए 8,000, तो आपकी जो टोटल सैलरी आ जाएगी 44 और 8, 52,000। अब 52,000 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और डिवाइड करेंगे 26 से, तो ये आपकी 15 दिन की सैलरी आएगी। और इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। तो आपने 17 साल काम किया, ये आपकी 15 दिन की सैलरी है, 17 साल आपने काम किया, तो इस तरह से आपकी 15 दिन की सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस निकल के आएगी। मैं जस्ट कैलकुलेट कर लेता हूं, 52,000 into 15 divided by 26 multiply by 17, that comes to be 5,10,000। तो विच एवर इज लीस्ट, जो भी इसमें से कम होगा, इसके बेसिस पर मेरे सामने यहां पर विच एवर इज लीस्ट में 5,10,000 रुपए सबसे कम वैल्यू आती है। तो 5,10,000 रुपए मेरे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ये मेरे लिए एग्जेम्प्ट हो गया और बाकी मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पर एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एग्जेम्पशन ऑफ अ ग्रेचुइटी एंड व्हाट इज द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम अंडर हेड सैलरी। तो यहां पर आप लिखेंगे मेरी जो एग्जेम्पशन है वो 5,10,000 रुपए की है, और जो टैक्सेबल पोर्शन होगा वो कैसे निकलेगा, जो आपको अमाउंट मिलता है माइनस जो आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। तो 6 लाख रुपए आपको मिला था, माइनस 5,10,000 की आपको एग्जम्पशन मिल गई, तो 90,000 रुपए इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एज अ ग्रेचुइटी विच इज टू बी इंक्लूडेड अंडर द इनकम अंडर हेड सैलरी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा एंड तरीका आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है मेरे पास, मैंने इसी में नीचे क्वेश्चन नंबर 2 रखा हुआ है। सो दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क। मैंने इसका आंसर भी आपको यहां पर दे दिया है, आप पहले आंसर मत देखिएगा। अच्छा, मैंने पूरा आंसर यहां पर आपको नहीं दिया है, अगर आपका एग्जामिनेशन का फाइनल आंसर मेरे आंसर से टैली नहीं होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन कि आप कहां गलती कर रहे हैं, और अगर आपका आंसर मैच हो जाता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको डिलीवर की है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने यहाँ पर आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। बस इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर मैंने
ट्विस्ट ये रखा है ही इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ग्रेचुटी की एप्लीकेशन करनी है कि आपको कितनी एग्जम्पशन मिलेगी। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, आपको जो 10-15 दिन की सैलरी लेनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी लेनी है। तो यहाँ पर आपको उसके हिसाब से ही आंसर करना होगा। अगेन आंसर मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है ताकि आप अपना फाइनल आंसर यहाँ से मैच कर पाए। चलिए, इसके बाद आता है हमारे सामने पेंशन, जो कि हमारा एक नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है। मैंने आपको बताया था ग्रेचुटी इज वन ऑफ देम, पेंशन इज सेकंड। तो इस तरह से पेंशन एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, इसकी टैक्सेबिलिटी, इसकी एग्जम्पशन हमें देखनी है कि कैसे पेंशन टैक्सेबल होगी, कैसे पेंशन एग्जेम्प्ट होगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अब पेंशन होती क्या है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जब आप रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आप एक मंथली अमाउंट लेते हैं, समटाइम आप एक लमसम अमाउंट भी ले लेते हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा इसी में क्या होती है ये। तो अगर ऐसा कुछ अमाउंट आपको मिलता है आफ्टर योर रिटायरमेंट, तो उस केस में दैट इज कॉल्ड पेंशन। क्या है टैक्सेबिलिटी, हमें यहाँ पर समझनी है। तो सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं पेंशन का। इन इट्स जनरल सेंस, pension means a payment made by the employer after the death or retirement of the employee as a reward for the past services। आपको बता दूं पेंशन जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में एप्लीकेबल होती है, प्राइवेट में बहुत रेयरली है, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर है जहां पर अभी पेंशन है, वरना एक नोटिफिकेशन आई थी कुछ साल पहले, आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर, उस साल के बाद गवर्नमेंट सेक्टर ने भी बोल दिया था कि अब हम पेंशन वेंशन कुछ नहीं देंगे। तो जो पुराने लोग हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं, उन्हें पेंशन मिल रही है, वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो नए वाले लोग हैं, जो नए एम्प्लॉइज हैं अंडर द गवर्नमेंट, उनको पेंशन नहीं मिलेगी जब वो रिटायर हो जाएंगे। तो जो लोग उस कैटेगरी में आते हैं वो अच्छे से इसको समझ पाएंगे। चलिए, हाउएवर इन सर्टेन केसेस द एम्प्लॉयर में, अब ये बात आपको समझनी है, इसको पहले यहां से नहीं पढ़ते, यहां वर्किंग नोट से समझ लेंगे। तो पेंशन के बारे में मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पेंशन हमेशा आपकी दो तरह की होती है। एक होती है रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब है जब आप रिटायर हो जाएंगे या जब डेथ हो जाएगी तो उसके बाद आपको या आपके फैमिली मेंबर को हम मंथली कुछ ना कुछ पैसा देंगे ताकि वो अपना गुजार बसर, जो भी मतलब अपना गुजारा, रहना खाना जो भी है वो अपना कर पाए। तो यहां पर आपको हम मंथली पैसा देंगे। लेकिन समटाइम ऐसा होता है, एम्प्लॉय कहता है कि मुझे मंथली पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो आप एक लमसम अमाउंट दे दो, लमसम अमाउंट दे दो। लमसम का मतलब होता है, टेक्निकल वर्ड बता रहा हूं इसका, कम्यूटेड। कम्यूटेड वो कहता है कि आप मेरी पेंशन मुझे मत देना, मुझे मंथली पेंशन नहीं चाहिए। अच्छा, मंथली पेंशन में एक चीज है, देखिएगा, जब आप 60 साल की एज पर रिटायर होते हैं तो आप भले 80 साल जिए, 90 साल जिए या 100 साल जिए, आपको पेंशन मिलती रहेगी। 60 साल, 61 साल, 62, 63, ऐसे आपको हर साल पेंशन मिलेगी। तो उसे हम कहते हैं मंथली पेंशन। लेकिन समटाइम एम्प्लॉय कहता है कि मुझे मंथली पेंशन नहीं चाहिए, आप मुझे एक काम करो, लमसम पैसे दे दो, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, मुझे लमसम पैसा दे दो, मुझे पेंशन नहीं चाहिए। तो उस पेंशन को हम कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। आपने अपनी पेंशन बेच दी, आपने अपनी पेंशन छोड़ दी, आपने अपनी पेंशन सरेंडर कर दी, और उस सरेंडर के बदले, उस सेल ऑफ पेंशन के बदले आपको एक हमने अमाउंट पे कर दिया, तो इसे हम कहेंगे लमसम। आपने अपनी पेंशन के लमसम पैसे ले लिए। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप अपनी पूरी की पूरी पेंशन पे लमसम में ले लें, या आप अपना पार्ट ऑफ द पेंशन लमसम में ले लें। मान लीजिए आपकी पेंशन डिसाइड होती है 1 लाख रुपए, आप ये कहते हैं कि सर इसमें से 50% तो मुझे रेकरिंग दे दो, मतलब 50% तो मुझे हर महीने देते रहो। आपकी मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने की पेंशन है, तो आप कहते हैं मुझे 50% तो आप हर महीने दो, 50,000 रुपए हर महीने दो, और जो बाकी 50,000 रुपए हैं ये मैं छोड़ने को तैयार हूं। इस 50,000 रुपए के बदले आप मुझे एक लमसम अमाउंट दे दो,
अब मुझे फ्यूचर में चाहे मैं 10 साल जीऊं, 20 साल जीऊं, 5 साल जीऊं, ये मेरी कॉल है, लेकिन मुझे ये 50,000 रुपए छोड़कर एक कम्यूटेड अमाउंट दे दो। इसको मैं कहूंगा कम्यूटेड पेंशन, कि आपने अपनी पेंशन बेच के कम्यूट करवा दी। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कितना परसेंट हिस्सा अपना रेकरिंग में रखना चाहते हैं और कितना परसेंट आप बेचना चाहते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं 30% मुझे रेकरिंग दे दो, 70% कम्यूट कर लो। आप ऐसा भी कर सकते हैं 70% रेकरिंग दे दो, 30% कम्यूट कर लो। इट इज योर चॉइस। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मुझे रेकरिंग 0% चाहिए, 100% मैं अपनी पेंशन बेच देता हूं और एक लमसम पैसे ले लेता हूं। तो यहां पर पेंशन को मैंने दो पार्ट्स में इसलिए बांटा क्योंकि इनकी टैक्सेबिलिटी भी दो पार्ट्स में बटी हुई है। अगर आप रेकरिंग पेंशन लेते हैं तो क्या होगा, अगर आप लमसम पेंशन लेते हैं तो क्या होगा। आइएगा पेंशन के सेक्शन में। However, in a certain cases, the employee may forego the portion of his pension and request the employer to pay a lump sum amount in advance by surrendering such portion of the pension. This is also known as commutation of the pension. तो इसको हम कम्यूटेशन बोलते हैं कि आपने अपनी पेंशन कम्यूट करवा ली। अनकम्यूटेड पेंशन क्या है, वो पेंशन जो आपने कम्यूट नहीं करवाई, इसका मतलब आप हर महीने उसको रिसीव करना चाहते हैं और कर रहे हैं। देखिएगा, कम्यूटेड अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब अगर आपकी पेंशन रेकरिंग पेंशन है, हर महीने आपको मिलती है, एक स्पेसिफाइड पीरियड पर आपको मिलती है, हर 2 महीने पर भी मिल सकती है, हर क्वार्टर पर भी मिल सकती है, बट जनरली मंथली होती है। तो जो अनकम्यूटेड पेंशन है, रेकरिंग पेंशन है, ये सभी के लिए टैक्सेबल है। सभी के लिए यहां पर आप लिखिएगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये सभी के लिए टैक्सेबल है। अगर आपकी पेंशन अनकम्यूटेड है, अनकम्यूटेड, प्लीज हाईलाइट द वर्ड अनकम्यूटेड। तो अगर आपकी पेंशन अनकम्यूटेड होगी, मतलब मंथली पेंशन होगी, यहां आप लिख भी लीजिएगा मंथली पेंशन, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं रेकरिंग, आपकी पेंशन रेकरिंग नेचर की है, तो उस केस में आपको वो टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहां देखिएगा, वेयर if such pension is received by the family member of the employee after his death, such pension is known as a family pension। तो अगर एक पेंशन ऐसे पर्सन को मिलती है जिसकी डेथ हो गई है और वो उसके फैमिली मेंबर में किसी को दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं फैमिली पेंशन। एंड इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द फैमिली मेंबर अंडर हेड अदर सोर्सेस। और वो पेंशन फिर उस फैमिली मेंबर की इनकम में जोड़ दी जाती है और टैक्सेबल की जाती है अंडर द हेड अदर सोर्सेस, अंडर सेक्शन 56। Annual deduction available under section 57 in respect of a family pension is equal to 1/3 of such family pension or 15,000 whichever is lower। तो अगर आपके फैमिली मेंबर को पेंशन मिलती है तो वहां पर वो टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज में, और उसको एक डिडक्शन भी दी जाएगी 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा उतने की डिडक्शन उसको मिल जाएगी। अगर मान लीजिए पेंशन आपने बेच दी है, कम्यूट करवा ली है, आपने कहा मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मुझे एक लमसम पैसा दे दो, तो अगर ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहता है सरकार मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो लमसम दे दो, पेंशन नहीं चाहिए, लमसम पैसे दे दो, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा कहता है देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहता है कि मुझे पेंशन कम्यूट करवानी है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन जो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय, अगर ये कहता है कि मुझे मेरी पेंशन बेचनी है, कम्यूट करवानी है, तो क्या होगा। इफ द एम्प्लॉय इज ऑल्सो इन रिसिप्ट ऑफ अ ग्रेचुटी, तो अगर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी भी मिलती है पेंशन के साथ साथ,
तो 1/3 ऑफ द पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जितना भी उसने कम्यूट करवाया होगा, और टैक्सेबल कितना होगा, जो अमाउंट उसे मिला माइनस जो उसको एग्जेम्पशन दे दी। लेकिन अगर कोई पर्सन ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा है, मतलब उसको ग्रेचुटी नहीं मिलती है, तो यहाँ पर 50% पेंशन एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी और बाकी जो अमाउंट होगा वो उसका टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज मैं समझता हूं कि यहाँ पर कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। एक बात और याद रखिएगा, इसमें मैंने यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं रखा है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, तो इसका क्वेश्चन मैं आपको जब मैं इनकम अंडर हेड सैलरी वाला चैप्टर डिस्कस करवाऊंगा विद क्वेश्चन डिस्कशन, तो वहां पर मैं इसका क्वेश्चन कवर कर लूंगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन लेवल पर भी डेवलप हो जाए कि एग्जैक्टली हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा। चलिएगा, इसके बाद एक चीज और लिखी हुई है, अनकम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट इन सम केसेस। ये भी आप याद रखिएगा, ऑल्दो एग्जाम में पूछा नहीं गया है बट कभी पूछ लिया जा सकता है, तो उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब रेकरिंग पेंशन जो आपको मिलती है मंथली बेसिस पे, वो कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कौन से केसेस हैं देखिए, पेंशन received by the winner of gallantry award such as Paramveer Chakra or Veer Chakra shall be fully exempted from tax. Similarly, pension received by the family member of such winner after their death is also exempted. आपको याद होगा जब मैं आपको इनकम अंडर हेड इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम का चैप्टर पढ़ा रहा था, तो वहां पर आपके सामने एक लिस्ट दी थी। उस लिस्ट में भी मैंने आपको सेम बात बताई थी कि ये वाली इनकम आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होती है। तो वहां पर मैंने आपको बोला था सैलरी हेड में इस पे बात करेंगे, तो ये वो पॉइंट है जो वहां पर भी है, यहां पर भी है। तो ऐसे ही मैं आपको लिंकिंग कराऊंगा हर चैप्टर में कि देखिए वहां पर वो बात लिखी हुई थी, यहां पर भी ये बात है। तो इस तरह से मैं वो सारी लिस्ट कवर कर दूंगा जब मैं रिस्पेक्टिव चैप्टर्स पर आऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप परमवीर चक्र या कोई गैलेंट्री अवार्ड आपको मिल जाता है, तो उस केस में जो आपको पेंशन मिलेगी वो आपकी एग्जेम्प्टेड है। और मान लीजिए उसकी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके बाद फैमिली मेंबर को पेंशन मिलती है, तो वो पेंशन भी आपके हाथ में एग्जेम्प्टेड हो जाएगी, मतलब फैमिली मेंबर के हाथ में एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। इसके बाद एक और बात है, in case of a death of member of the armed forces in India, including paramilitary forces, during the performance of their operational duties, family pension received by the widow, children or nominee of such member shall be exempted. तो अगर आप आर्म्ड फोर्स के मेंबर हैं और आर्म्ड फोर्स के मेंबर होने के या इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस में मेंबर हैं और आपकी वहां पर डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो आपके फैमिली मेंबर को, विडोज को, बच्चों को या नॉमिनीज को कोई पेंशन मिलती है, वो पेंशन भी आपकी एग्जेम्प्टेड है। ये बात लिखी हुई है सेक्शन 10(19) में, ऊपर वाली बात लिखी थी सेक्शन 10(18) में। तो ये आप आज खुद से देखिएगा, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम, वहां पर भी ये सेक्शन मैंने लिस्ट में लिखे हुए हैं, तो आप वहां से भी इसको एक बार लिंक करके पढ़िएगा, आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखिएगा स्टूडेंट, लीव सैलरी या लीव एनकैशमेंट। तो लीव सैलरी एंड लीव एनकैशमेंट मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, काम करते हुए आप छुट्टियां नहीं लेते हैं, तो उन छुट्टियों का आपको पैसा दिया जाता है और वो पैसा जो आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड लीव एनकैशमेंट। और अगर आपको लीव एनकैशमेंट मिलती है तो वो भी आपके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाती है। कैसे इसकी टैक्सेबिलिटी निकालनी है वो यहाँ पर हमें समझना है, तो पहले समझ लेते हैं इसका मीनिंग, फिर हम समझेंगे इसकी टैक्सेबिलिटी। Employee are entitled to get various type of the leave while they are in a service. तो आपको बहुत सारी लीव्स मिलती होंगी। Some organization allow an employee to accumulate his leave and get the same encashed either during the continuity of services or at the time of retirement, death or of the employee. Any leaves encashed by the employee during the continuity of his service is taxable in the hands of all employee irrespective of the status of employee.
तो अगर आपने अपनी कॉन्टिन्यूटी ऑफ द जॉब के दौरान आपने अपनी लीव एनकैशमेंट ले ली, तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आप रिटायर होते हैं, कंपनी छोड़कर आते हैं और तब आपको लीव एनकैशमेंट मिलता है, मतलब आपकी जो छुट्टियां थी इकट्ठी आप उसका पैसा लेते हैं, तो वो आपके लिए एग्जेम्पशन दे देगा। कैसे देगा वो अब हमें समझना है। आइएगा टैक्सेबिलिटी के पार्ट पर। केस 1 वेयर लीव एनकैशमेंट इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट के टाइम पर लेते हैं, तो ये आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है, आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको टैक्स देना है। तो यहां पर क्या होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेल बी एग्जेम्प्ट, आपको एक एग्जेम्पशन दे देंगे पहले, तो इसमें से जो भी कम होगा उतने की बाकी आपका टैक्सेबल कर देंगे। देखिए देखिएगा कितना टैक्सेबल होगा। तो अमाउंट ऑफ द लीव सैलरी रिसीव, आपको जो लीव सैलरी मिली होगी, लीव एनकैशमेंट मिली होगी वो, और ₹3 लाख मॉनेटरी लिमिट दे दी है यहाँ पर, और 10 months सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ। दोस्त यहाँ पर भी आपको याद रखना होगा कि सैलरी का क्या मतलब होगा, कौन सी सैलरी लेनी है। तो यहाँ पर आपको ये याद ही रखना होगा। इसमें मैं आपको कोई लॉजिक नहीं बता पाऊंगा कि यहाँ 10 महीने की ही सैलरी क्यों रखी, वहां 15/26 क्यों रखा, वहां 10 महीने की क्यों रखी और वहां 10 महीने की क्यों नहीं रखी। ये सारी बातें आपको नहीं समझाई जा सकती ड्यू टू इनका कोई लॉजिक नहीं है, इट वाज अ लॉ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देयर आर सम एरिया जहां पर आपको चीजें याद ही रखनी पड़ेंगी। और फोर्थ नंबर पर आपके सामने है लीव्स एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय द एवरेज सैलरी पर मंथ। तो जितनी आपकी लीव है इनटू मल्टीप्लाई ऑफ द सैलरी, जो भी आपके महीने बनते हैं, इन चार में से जो भी कम होगा वो आपका यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो बाकी कंपोनेंट है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी का क्या मतलब होगा यहाँ पर, बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए कौन सा वाला, इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी आपका फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट है केवल वही लिया जाएगा। यहाँ पर इफ 2 बार लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिएगा। और इसके बाद इसमें जोड़ा जाएगा कमीशन। कमीशन कैसा भी हो, कमीशन इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो दिस विल बी द मीनिंग ऑफ सैलरी, कि ये सैलरी का आपका मीनिंग होगा जो कि आप कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ लीव एनकैशमेंट। अब बात आती है लीव एट द क्रेडिट कैसे निकाली जाएगी, तो उसका भी यहां पर एक मैनर दिया हुआ है। लीव एंटाइटलमेंट मींस लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 डेज। तो आपको एक चीज ये याद रखनी है कि आपका जो लीव एंटाइटलमेंट है वो एक साल में 30 दिन से ज्यादा का नहीं होगा। भले ही आपका एम्प्लॉयर आपको 45 दिन की छुट्टियां देता हो, 90 दिन की छुट्टियां देता हो, बट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दिस टैक्सेबिलिटी आपको 30 दिन की एंटाइटलमेंट दी जाएगी पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। एनी पार्ट ऑफ द ईयर शेल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो अगर कोई पार्ट होगा, चाहे वो मोर देन 6 मंथ है चाहे वो लेस देन 6 मंथ है, इट विल नॉट बी काउंटेड एज एन ईयर। उसमें से माइनस कर दी जाएंगी जितनी आपने छुट्टियां ले ली होंगी। ये मैं वर्किंग आपको बता रहा हूं इसके रेस्पेक्ट में। देखिएगा ये जो आपको नोट दिया है इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन है। 30 छुट्टियां हर उस साल की जितने साल आपने ऑर्गेनाइजेशन को दिए। आपने 15 साल काम किया तो 15 × 30 आपकी छुट्टियां आ जाएंगी। माइनस कर देंगे जितनी छुट्टियां आप ऑलरेडी इसमें से ले चुके होंगे। तो यहां पर उसके बाद माइनस किया जाएगा लीव एंड कैश बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। अगर आपने पहले कभी अपनी लीव्स एंड कैश करवाई हैं तो वो भी यहां पर माइनस कर दी जाएगी, और जो आंसर बचेगा वो आपकी लीव्स है जो कि यहां पर रखी जाएंगी, और उसको फिर मल्टीप्लाई किया जाएगा एवरेज सैलरी पर मंथ वाली अमाउंट से, एंड अकॉर्डिंगली इन चारों में से जो भी कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगेन मैं यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन मैं आपको इसका कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब हम पूरा
कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे इनकम अंडर हेड सैलरी का, हर एक पार्ट पर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, वो क्लास डेडिकेटेड क्वेश्चंस की ही रहेगी। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू शुड नो एंड यू शुड रिमेंबर इट। उन क्वेश्चंस को पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। लीव सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल, ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि अगर आप ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूटी कोई पैसा लेते हैं तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। वेयर लीव सैलरी इज रिसीव फ्रॉम 2 or more employer in a same year, then the aggregate amount of leave salary exempted from tax cannot exceed 3 lakh। तो जैसे मैंने आपको याद है ग्रेचुइटी में बताया था 20 लाख रुपए की लिमिट आपके लिए है, एक ही बार है, मतलब पूरे जीवन काल में एक बार लिमिट है 20 लाख की, तो ऐसे ही 3 लाख भी एक ही बार लिमिट है, पूरे जीवन काल में आप 3 लाख रुपए ही ले सकते हैं, 3 लाख से ज्यादा एग्जम्पशन नहीं देंगे। तो आपने एक एम्प्लॉयर से लिया, 2 से लिया, तो एग्रीगेट जो आपको लीव एनकैशमेंट की वर्किंग करनी है वो 3 लाख रुपए पे ही रेस्ट्रिक्ट करनी है। तो ये वाला क्लॉज देखिएगा जो पॉइंट मैंने लिखा है, where leave salary is received in any earlier year from the former employee and again received from another employee in a later year, then limit of 3 lakh will be reduced by the amount of leave salary exempted earlier। तो आपकी लीव सैलरी जो पहले दी गई होगी वो माइनस कर देंगे, एग्जम्पशन जो आपको पहले दी होगी वो माइनस कर देंगे। where an employee has passed away and leave salary is received by the member of such deceased employee, then such leave salary shall be fully exempted in the hands of family member। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रेचुटी में ऐसा नहीं था, ग्रेचुटी में फैमिली मेंबर के हाथ में टैक्सेबल थी, बट लीव सैलरी में उल्टा है, लीव सैलरी में फैमिली मेंबर टैक्स नहीं देगा अगर आपको डेथ या डिसीज के केस, मतलब डेथ के केस में उस एम्प्लॉय के किसी फैमिली मेंबर को वो लीव सैलरी मिलती है। रिडक्शन ऑफ एग्जेम्पशन ये मैं ऑलरेडी आपको यहां एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसको आप जस्ट रीड कर लीजिएगा, ये ऑलरेडी यहां कवर हो गया है कि अगर आपको पहले कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है, उसमें लीव सैलरी आपको दी गई है, तो आपको उसकी एग्जेम्पशन कम कर दी जाएगी, या इस तरह की बातें यहां पर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। एक मैंने इसका क्वेश्चन रखा है आप लोगों के लिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, मैंने इसका आंसर भी यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट पेज पर जब आप आएंगे तो इसका आंसर दिया है, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन आता है, कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से यहाँ पूछ लीजिएगा, अदरवाइज इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब आप सिंपल फैक्ट्स एंड फिगर को सब सामने रखेंगे और लॉ को सामने रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि अगर आप कंपनी को छोड़कर जाते हैं, मींस आपका एम्प्लॉयर कहता है कि आप ये कंपनी छोड़ दीजिए और मैं आपको बदले में अमाउंट पे कर दूंगा इसके बदले एज ए कंपनसेशन, तो वो आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कहलाता है। अब हम समझ लेते हैं इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे आती है। तो यहाँ लिखा हुआ है any compensation received by workman at the time of his retrenchment under the Industrial Dispute Act 1947, तो वहां पर आपको एग्जेम्पशन मिलती है, कैसे? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, जो भी आपको अमाउंट मिला, और 5 लाख रुपए, और 15 days एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। वही अगेन 15 साल 3 महीने 15 साल माने जाएंगे, 15 साल 7 महीने 15 साल माने जाएंगे, 16 साल माने जाएंगे। और फिर यहां पर बताया गया है सैलरी का मतलब, तो सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी और डीए, तो इस बेसिस पर आप कैलकुलेशन करेंगे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की, अगर आपके केस में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आइएगा वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, मतलब जब आप वॉलेंट्री रिटायर होते हैं और आप उसका पैसा लेते हैं तो उस केस में एग्जेम्पशन कैसे दी जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट है क्या। एन एम्प्लॉई मे चूज टू रिटायर वॉलेंट्री फ्रॉम हिज जॉब अंडर अ स्कीम ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रेम्ड बाय द एम्प्लॉयर or government, then compensation received by such employee at the time of such voluntary retirement is known as a voluntary retirement compensation। exemption कैसे निकालनी है? Least of the following is exempt, actual amount received और 5 लाख रुपए जो भी इसमें से कम हो जाए।
तो यहाँ का भी क्वेश्चन हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस में ही कवर करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर डेलिबरेटली कोई क्वेश्चन नहीं रखे हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। अब तक की प्रैक्टिस के बाद आप इन चीजों को तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मेरी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आता है स्टूडेंट हमारे सामने कंट्रीब्यूशन मेड टू प्रोविडेंट फंड, जो कि हमारा सबसे पहला रिटायरमेंट बेनिफिट था। इफ यू रिमेंबर ऑन द लिस्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, so we have covered gratuity, we have covered pension, retrenchment compensation, voluntary retirement and the leave salary. Last we have a contribution made to provident fund. तो अगर आपके प्रोविडेंट फंड्स में आपका एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट करता है और इंटरेस्ट मिलता है, उसका विड्रॉल होता है, तो उसकी यहां पर एक्सप्लेनेशन बताई गई है अंडर द पेमेंट मेड टू प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड पर आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रोविडेंट फंड एक ऐसा रिटायरमेंट बेनिफिट है विच इज मेंटेन्ड एट अ गवर्नमेंट साइड। मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो कुछ पैसा हमें दे, आपका जो एम्प्लॉई है मतलब खुद एम्प्लॉई हमें कुछ पैसा दे, हम उन दोनों पैसों को मिलाएंगे, जोड़ेंगे, अपने पास रखेंगे, उस पर हम आपको इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो मैं आपको एक वर्किंग नोट से समझाता हूं व्हाट इज द एक्चुअली प्रोविडेंट फंड इज। मैं यहां लिख रहा हूं प्रोविडेंट फंड, अभी मैंने इसका और बाइफर्केशन नहीं लिखा कि कौन सा प्रोविडेंट फंड है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। प्रोविडेंट फंड इज अ बॉक्स, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक अ बॉक्स। यहां पर मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर से ड्रॉ करते हैं। तो प्रोविडेंट फंड इज जस्ट लाइक अ बॉक्स। यहां पर आते हैं, यहां पर एक बॉक्स बनाया गया विच इज मेंटेन्ड एट अ गवर्नमेंट साइड, इसको मैं कहूंगा प्रोविडेंट फंड। इस प्रोविडेंट फंड में आपका जो एम्प्लॉयर है वो कुछ पैसे देगा, आप खुद एम्प्लॉय हैं, आप भी कुछ पैसे दोगे, तो इसको हम बोलेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉयर देगा वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय देगा वो भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। तो जब ये दोनों अपना अपना कुछ पैसा इसमें डालेंगे तो ये पैसा प्लस हो जाएगा। मतलब इसमें मान के चलते हैं 100 रुपए आपके एम्प्लॉयर के थे, 100 रुपए आपने दिए, तो ये 200 रुपए बन जाएंगे। फिर सरकार आपको इस पर, ये गवर्नमेंट पिक्चर में आ गई, सरकार आपको इस पर इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा वो हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है, बट आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये 200 रुपए आपके बढ़ के लेट से 220 रुपए हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ फिर से आपका एम्प्लॉयर 100 रुपए डालेगा, 100 रुपए आप डालोगे, तो यहाँ 200 रुपए फिर प्लस हो जाएंगे। फिर सरकार आपको इंटरेस्ट पे कर देगी लेट से 20 रुपए का। तो इस तरह से आपका ये पैसा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और जब आप रिटायर होंगे या जब आपको जरूरत होगी पैसे की, किसी भी पर्पज से जरूरत हो सकती है, तो आप इस पैसे को विड्रॉ कर लेंगे, तब आप इस पैसे को विड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पर 3 बातें मैंने आपको बताई, इनफैक्ट मैंने 4 बातें आपको बताई। पहली बात मैंने बताई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, कि जब आपका एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट करेगा उसका क्या होगा। फिर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जब आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उसका क्या करना है। तीसरा, जब आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या करना है, और जब आप उसकी विड्रॉल करेंगे तो आपको उसका क्या करना है। इन 4 बातों की टैक्सेबिलिटी मुझे इस चैप्टर में समझनी है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो टैक्स कैसे आएगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा तो कैसे आएगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका क्या करना है, विड्रॉल के टाइम पर उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। एक और बात यहां पर आप समझ लीजिएगा, ये जो पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, ये 4 तरह का होता है, जिसमें से मैं आपको 3 तरह का बताऊंगा, और एक जो लास्ट वाला पीएफ होगा जिसको मैं पीपीएफ बोलूंगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा डिडक्शन के चैप्टर में। तो ये जो पीपीएफ है इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ये जो पीपीएफ है वी विल कवर अंडर सेक्शन 80C।
जब मैं आपको डिडक्शन बताऊंगा। पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये डिडक्शन के चैप्टर में कवर किया जाएगा, आई विल डिस्कस सेपरेटली। आज के चैप्टर में मैं आपको इन तीन पीएफ के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला है आरपीएफ, मींस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। पीएफ मतलब हो गया प्रोविडेंट फंड। दूसरे नंबर पर हमारे सामने आता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एंड इसके बाद आता है यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इन चारों ही केसेस में मुझे समझना है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का क्या करना है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का क्या करना है, इंटरेस्ट का क्या करना है, और जब इसका विड्रॉल आएगा तो उसका क्या करना है। अंडर दिस केस और इस वाले केस में ये ट्रीटमेंट मेरे को इस चैप्टर में समझना है। आइएगा, इसको मैंने चार्ट फॉर्म में रखा है। तो कंट्रीब्यूशन मेड टू प्रोविडेंट फंड, अगर वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, आप फर्क समझ लीजिएगा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड फंड में और अनरिकॉग्नाइज्ड में क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल एक्ट का डिफरेंस है, अगर एक्ट बदल जाएगा तो वो फंड बदल जाएगा। देखिएगा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इज सेटअप अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। हमारे देश में दो एक्ट हैं, एक 1952, एक है 1925। तो आपका प्रोविडेंट फंड कौन से एक्ट में सेटअप है? अगर वो 1952 वाले एक्ट में सेटअप है तो वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, और अगर वो 1925 में सेटअप है तो वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। देखेंगे उसको। इट अप्लाइज टू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, रेलवेज, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडीज, यूनिवर्सिटीज एंड ऑल रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आप इसमें से कहीं कवर है तो आपके ऊपर ये वाला एप्लीकेबल है। इसमें क्या है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब जो आपका एम्प्लॉय 100 रुपए डालेगा, आप खुद उस फंड में 100 रुपए डालेंगे, अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी, आपको एटीसी में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, आपका एम्प्लॉयर जो आपको कंट्रीब्यूशन देगा, वो आपके हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। जो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, जो पीएफ बॉडी है वो आपको इंटरेस्ट देगी, वो भी आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। और जब आप इसका विड्रॉल करेंगे तो ये विड्रॉल भी आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ये बात लिखी हुई है सेक्शन 10(11) में। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ टोटल इनकम का चैप्टर आप देखिएगा, सेक्शन 10(11) आपको दिखेगा, वहां पर ये बात लिखी मिलेगी कि अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से कोई विड्रॉल की जाती है देन इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पर वापस आते हैं इसी पे। ये वाले 100 रुपए जो एम्प्लॉयर ने दिए एग्जेम्प्ट है, ये वाले 100 रुपए जो एम्प्लॉय ने दिए, ये एग्जेम्पशन की तो बात ही नहीं होगी, यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी आपको एटीसी में। जो सरकार आपको 20 रुपए का इंटरेस्ट देगी, ये भी एग्जेम्प्ट है। और जब आप फाइनली इसको विड्रॉ कर लेंगे तो जो भी आपके 1000 रुपए या 2000 रुपए जो भी इकट्ठे हुए होंगे फॉर एग्जाम्पल, वो भी आपके यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। आइएगा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करते हैं। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज सेटअप अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952।
सॉरी, जो मैंने लास्ट में आपको बोला 1925, उसको आप चेंज कर दीजिएगा, इट इज ऑल्सो 1952, बट यहाँ पर जो एक्ट है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का एक्ट है, और ये अदर्स इंस्टीट्यूशंस पर एप्लीकेबल है, जो कि यहां पर मैंने आपको बताए थे उनको छोड़कर। तो प्लीज इग्नोर 1925, 1925 वाला कोई एक्ट नहीं है, इट इज 1952 ओनली। चलिएगा, तो यहां पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, अलाउड एज डिडक्शन, डिडक्शन मिल जाएगी, या आप डिडक्शन वाले चैप्टर में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मतलब जब आप 100 रुपए वहां कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम एटीसी में उसकी डिडक्शन आपको दे देंगे। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब जो 100 रुपए एम्प्लॉयर ने डाले होंगे, तो अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ द सैलरी है, जो भी आपकी सैलरी है अगर उसका 12% तक है तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर कंट्रीब्यूशन 12% से ज्यादा है तो जितना कंपोनेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना कंपोनेंट 12% से ज्यादा है वो आपका एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो लेट्स से आपकी सैलरी है 1000 रुपए, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 120 रुपए है, तो 1000 का 12% जब आप करते हैं 120 आता है, नथिंग विल बी टैक्सेबल। लेकिन अगर उसने 150 रुपीज डिपॉजिट कर दिए, कंट्रीब्यूट कर दिए आपके उस प्रोविडेंट फंड में, तो यहां पर 30 रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा, और उस केस में जब आपका ये 12% ऑफ द सैलरी से एक्सेस हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आरपीएफ में 9.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, और जो 9.5% से ऊपर का इंटरेस्ट होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन अ आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 9.5% is taxable under head salary, and the interest on employees contribution in excess of 9.5% is taxable under the head other source। देखिएगा, इस 100 रुपए पर अगर आपको 9.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है, नथिंग विल बी टैक्सेबल। लेकिन अगर आपको 10.5% का इंटरेस्ट मिलता है, तो ये जो एडिशनल 1% है ये आपका सैलरी में टैक्सेबल होगा, और जो इसके वाले कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट है, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट है, इस पर जो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है वो आपका अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है हम यहां तक? वापस आते हैं, जब आप इसकी विड्रॉल करेंगे तो विड्रॉल आपकी टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट हो जाएगी कुछ कंडीशन के बेसिस पर। ये कंडीशन आपको बहुत ध्यान से समझनी है, जनरली क्वेश्चन में आपसे ये वाला पॉइंट पूछ लिया जाता है। देखिएगा, देखिएगा इस केस में क्या लिखा हुआ है, इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, withdrawal from the RPF shall be exempt in the hands of employee। तो अगर जो नीचे कंडीशन बताई गई हैं उन कंडीशंस में से आप कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, तो जो आपका विड्रॉल होगा उस फंड में से, आरपीएफ में से, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या क्या कंडीशंस है? पहली कंडीशन, इफ the employee has rendered continuous services with his employer for a period of 5 years or more। तो अगर आपने उस एम्प्लॉयर को 5 साल की सर्विसेज दी होंगी, कॉन्टिन्यूस सर्विस, तो उस केस में आपका विड्रॉल एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने 5 साल की सर्विस नहीं दी है उस एम्प्लॉयर को तो एग्जेम्प्ट नहीं है। चलिए, सेकंड कंडीशन दी हुई है यहां पर, if the service of the employee have been terminated before 5 years due to the following reason, employees की इल हेल्थ की वजह से, मतलब वो बीमार है इस वजह से काम नहीं कर पा रहा है, employer has contracted discontinued his businesses, एम्प्लॉयर ने अपना बिजनेस बंद कर दिया है, एनी अदर रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, या ऐसा कोई रीजन जो कि एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं था जिसकी वजह से उसने अपना एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, तो उस केस में 5 साल नहीं देखने, अगर कम पीरियड भी होगा तो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तीसरी कंडीशन देखिएगा, इफ अदर इफ आफ्टर टर्मिनेशन
of his employment, employee obtain a new employment and the total service with all other employer is 5 year or more, and the old employer should transfer the accumulated balance to any RPF maintained by the new employer, then in that case आपको जो withdrawal की exemption मिल जाएगी। अब मान लीजिए केस ऐसा है, आप 2 साल एक बैंक में काम करके आए या एक एम्प्लॉयर के यहाँ काम करके आए, लेट्स से HDFC बैंक, फिर आप 2 साल के बाद दूसरे बैंक में आ जाते हैं, मान लीजिए RBA, यहां पर आपने 3 साल काम किया, फिर आप एक दूसरे बैंक में आ जाते हैं, मान लीजिए एक्सिस बैंक, यहां आप 1 साल काम करते हैं, भले ही आपका यहां पर पीरियड 6 ईयर हो गया हो, आपको एग्जेम्पशन नहीं देंगे, क्योंकि आपने यहां कॉन्टिन्यूअस 5 साल काम नहीं किया, यहां कॉन्टिन्यूअस 5 साल काम नहीं किया, और ये इस रीजन में भी कवर नहीं होता कि आपका एम्प्लॉयर बिजनेस बंद कर गया हो, आप बीमारी की वजह से नहीं कर पा रहे हो, यहाँ तो आपने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी है, तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं देंगे। देखिएगा इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इफ नन ऑफ द अबव कंडीशन सेटिस्फाइड, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, देन अमाउंट शैल, इट इज अ शैल बी टैक्सेबल इन द फॉलोइंग मैनर, तो हम आपका अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे। कैसे करेंगे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होगा और उसका इंटरेस्ट होगा वो अमाउंट नॉट टैक्स्ड अर्लियर, मतलब जो कि हमने आपका पहले टैक्स नहीं किया था 12% और 9.5% तक का कंपोनेंट, आपको याद है हमने ऊपर क्या टैक्स किया था, जो कि 12 और 9.5 से ऊपर का कंपोनेंट था, तो जो हमने 12% की आपको एग्जेम्पशन पहले दी थी, इंटरेस्ट पर जो 9.5% की एग्जेम्पशन दी थी, shall be taxable in the hands of employee under head salary, तो जो एग्जेम्पशन आपको पहले दी गई थी वो पूरा का पूरा कंपोनेंट हम आपका यहाँ पर टैक्सेबल कर देंगे। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये तो एम्प्लॉय का ही खुद का पैसा था, उसे तो हमने कोई एग्जेम्पशन दी ही नहीं थी, ऑल्दो हमने उसे डिडक्शन दी थी एटीसी में, तो वो टैक्सेबल हम यहाँ पर नहीं करेंगे। और जो इंटरेस्ट होगा एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन पर, वो जो पहले टैक्स नहीं हो पाया है 9.5% तक का कंपोनेंट, shall be taxable in the hands of employer under the income under head other source, वो हम यहां पर आपका अदर सोर्स में टैक्सेबल कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं इसको और डिटेल में आपके साथ बताऊंगा जब मेरे सामने क्वेश्चन आएगा, जिसके बेसिस पर मैं आपके साथ डिस्कशन कर पाऊंगा कि हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे टैकल करना होगा। वहां पर मैं इन कॉन्सेप्ट्स को भी फिर से आपको दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पर ये लिखा है, इस बेसिस पर हम ये टैक्सेबल कर रहे हैं, ये एग्जाम कर रहे हैं, वो सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। नेक्स्ट आइएगा, इसमें एक बात और लिखी हुई है विच इज रिलेटेड टू टीडीएस, तो इसे मैं टीडीएस के चैप्टर में और डिटेल में बताऊंगा, बट अभी आप इतना पढ़ के छोड़ दीजिएगा। फर्दर, एट द टाइम ऑफ पेमेंट TDS shall be deducted at 10% under section 192A if the payment made during the relevant previous year exceeds rupees 50,000। तो जब आप विड्रॉ कर रहे होंगे, अगर विड्रॉल पर आपका पेमेंट 50,000 रुपए से ज्यादा का हो जाएगा, तो उस केस में आपका TDS भी कट जाएगा। ये TDS के चैप्टर में मैं फिर से बताऊंगा। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड नंबर का फंड, which is unrecognized provident fund। Unrecognized provident fund कौन से फंड है? A scheme started by the employer and the employee in an establishment whether approved by commissioner of provident fund or not, but not approved by the principal commissioner or commissioner of income tax is called unrecognized provident fund। तो अगर किसी प्रोविडेंट फंड को चाहे प्रोविडेंट फंड के कमिश्नर ने अप्रूव किया है या नहीं किया है, लेकिन इनकम टैक्स के कमिश्नर ने या प्रिंसिपल कमिश्नर ने उसको अप्रूव नहीं किया है, तो उसको हम कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर इसके केस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देगा, इंटरेस्ट मिलेगा या विड्रॉल होगी, तो उसकी टैक्सेबिलिटी की बात यहां पर की गई है, जिसमें सबसे पहले है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन,
तो यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको एटीसी में, बिकॉज इट इज अ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, कोई एग्जेम्पशन नहीं देंगे आपको इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, और टैक्सेबल भी नहीं करेंगे, ऑल्सो नॉट टैक्सेबल। एग्जेम्पशन भी नहीं देंगे, टैक्सेबल भी नहीं करेंगे, इट विल बी न्यूट्रल। इंटरेस्ट ऑन एसपीएफ, अगर आप, सॉरी, इट इज नॉट एसपीएफ, इट इज अ यूआरपीएफ। तो अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, नो एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, ऑल्सो नॉट टैक्सेबल, ना ही एग्जेम्पशन देंगे ना ही टैक्स करेंगे। और अगर विड्रॉल आती है एसपीएफ से, इट इज अगेन यूआरपीएफ। तो अगर कोई विड्रॉल करते हैं आप, तो वो क्या होगा उसका, देखिए, एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होगा। तो जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन होंगे, मेरे इस एग्जांपल में देखिएगा 100 रुपए करके जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। इसके बाद बात करते हैं, accumulated employer contribution plus interest on the employer contribution is taxable as a profit in lieu of salary। वो आपका प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के बतौर टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द इनकम अंडर हेड अदर। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर एज ए इनकम अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो इंटरेस्ट होगा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर, वो आपका अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या कुछ रह गया है। नो, सो वी आर एट द लास्ट पेज ऑफ दिस पार्ट। आई थिंक इस चैप्टर में या इस पार्ट में तो मेरा एटलीस्ट कुछ भी नहीं रह रहा है। इस चैप्टर में एक दो छोटी छोटी बातें हैं। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी क्या होती है, सुपर एन्युएशन फंड वाले पे एक मेरे को आपको बताना है, विच इज अ पार्ट ऑफ परक्यूजिट। और हो सकता है एक दो छोटी छोटी बातें कहीं रह गई हो, तो अगर ऐसा कुछ रह रहा होगा, वी विल डिस्कस द सेम इन द नेक्स्ट क्लास। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट में हम अपनी पेंडेंसी क्लियर कर लेंगे। जो जो इस चैप्टर में पेंडिंग छोटे छोटे कोई पॉइंट अगर रह रहे होंगे तो वो हम कवर करेंगे पहले 10 मिनट में। फिर उसके बाद मैं आपके साथ क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन कहां से करूंगा, क्वेश्चन के सोर्सेज जो होंगे वो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, उन्हीं क्वेश्चंस को हम क्लास में डिस्कस करेंगे या मैं आपको प्रैक्टिकली उन क्वेश्चंस को करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चंस की लिस्ट या क्वेश्चन का मटेरियल आपको मेरी तरफ से दे दिया जाएगा वेल बिफोर द क्लास। क्लास स्टार्ट होने से पहले या यूट्यूब पर लाइव क्लास अपलोड होने से पहले आपको वो मटेरियल दिया जाएगा, उसी में से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे स्टडी मटेरियल के। तो जो आपके इंस्टीट्यूट के आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, चाहे वो सॉल्व्ड क्वेश्चन है चाहे वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, उसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा इंस्टीट्यूट वाले स्टडी मटेरियल्स के क्वेश्चंस को, देन उसके बाद फिर मैं अदर मटेरियल पर जाऊंगा। तो जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है उसके लिए आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हैं, नहीं तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको देने ही वाला हूं, आप वहां से उन्हें देख लेंगे। आई होप आपको आज की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कौन कौन से पॉइंट है वो आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड या पिछली किसी भी क्लास से कोई रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पोस्ट करके उनका सोल्यूशन मांग सकते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। आज की क्लास में केवल इतना ही था। मैं जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलता हूं। तब तक मन लगाकर पढ़िए, कंसंट्रेट होकर पढ़िए, एग्जाम की तैयारी कीजिए और इस सब्जेक्ट में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी हाईएस्ट स्कोर करने के लिए पूरी जान लगा दीजिए। ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा। इस लास्ट अटेम्प्ट में आपको पूरी मेहनत करनी है और यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर से स्कोर करना है। तो पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।